हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम आपको छठे नंबर सेट का प्रैक्टिस कराएंगे। इससे पहले मैं 5 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और यह परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आधारित है। तो यह जो वीडियो होगा यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 3 पालियों में निर्धारित की गई है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग पढ़ाई तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 6 का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिससे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग प्रक्रिया है जिससे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव के लिए कैथेटराइजेशन साइट का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा, बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है। जब क्या होगा, तो जब है हृदय की दर 100 बीट प्रति मिनट से कम हो। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब हृदय की दर 100 बीट प्रति मिनट की कम हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेस्तरां में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायुमार्ग को साफ करने की आदर्श विधि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमलिच मनूवर। हिमलिच मनूवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है। माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी बटे 3। अगला प्रश्न है, सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक है। तो कौन है इसके योगदान करने वाले कारक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ पांव की बढ़ी हुई हलन चलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदमे में प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी है, सिवाय किसको छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना को छोड़कर बाकी सभी भूमिका है। रोगी के हेमोडायनेमिक स्थिति की निगरानी करना, रोगी की सुरक्षा को बढ़ावा देना, निर्धारित आईवी तरल पदार्थ और दवाओं का प्रशासन करना। यह तीनों ऑप्शन जो है यह रोगी के उपचार के लिए एक नर्स की भूमिका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना को छोड़कर। आगे देखेंगे, अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक। अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में किस ओर आगे जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोजेनिक शॉक। अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में किस ओर आगे जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोजेनिक शॉक। अगला प्रश्न है, टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। रेबीज टीका जो है इसे अनावरण के बाद दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है।
कौन शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्टार्टिंग वेस्टिंग प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम। नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है स्टंटिंग, वेस्टिंग और प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम। तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गलत प्रसव पीड़ा। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। इसको छोड़कर गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण है संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, यह गलत प्रसव पीड़ा है। सिर मुक्त रहता है, यह भी गलत है। मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिल सकती है, यह भी गलत है। बाकी सिवाय इसको छोड़कर नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक है सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रभावी सिडेशन को छोड़कर। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण है संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इस्कीमिया, फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, फंडस के ऊपर पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग। यह तीनों प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको छोड़कर, इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अप्रभावी सिडेशन। अगला प्रश्न है प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को कहा जाता है? प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अफेसमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखीय प्रस्तुति। प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखीय प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण के सिर अवरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टोग्राम। प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखीय प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण के सिर अवरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है, तो उसे पार्टोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रसव की अनुमति तिथि। प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेजल का नियम। प्रसव की अनुमानित तिथि का गणना नेजल का नियम का उपयोग करके की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है माता द्वारा महसूस किए जाने वाले भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? माता द्वारा महसूस किए जाने वाले भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति। गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा कितना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 से लेकर 160 बीट्स प्रति मिनट। गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की समय सीमा जो है हृदय गति की सामान्य औसत सीमा जो है 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्राइमीपारा कहा जाता है। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है, तो उसे प्रीमीपारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखेंगे प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित किए जाने वाले पोषण सप्लीमेंट हैं।
प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित किए जाने वाले पोषण सप्लीमेंट कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फोलिक एसिड। लोकिया रुब्रा का रंग होता है। लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। लोकिया रुब्रा का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद के कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? प्रसव के बाद के कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। प्रसव के बाद 24 से 48 घंटे के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्तन्य स्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबरगोलिन टैबलेट का उपयोग किया। खाट में माता के साथ बच्चे को रखना को क्या कहा जाता है? खाट में माता के साथ बच्चे को रखना को कक्ष पालन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेकोनियम अभिरंजित लीकर में एमनियोटिक द्रव का रंग है। मेकोनियम अभिरंजित लीकर में एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा हरे रंग सा। थोड़ा हरे रंग सा इसका मेकोनियम अभिरंजित लीकर में एमनियोटिक द्रव का रंग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधों के घटकों में सभी शामिल है, सिवाय किसको छोड़कर? प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल है, सिवाय एक को छोड़कर। तो वह कौन सा ऑप्शन है? आप लोग देखिए। पहला है ऑक्सीटोसिन का उपयोग, दूसरा गर्भाशय मसाज, और तीसरा और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर प्लेसेंटा की डिलीवरी, और चौथा कक्ष पालन। तो किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्ष पालन को ही छोड़कर बाकी सारा, ऑक्सीटोसिन का उपयोग, गर्भाशय मसाज और प्लेसेंटा की डिलीवरी, यह तीनों प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, कक्ष पालन को छोड़कर। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। आगे देखेंगे, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रिटेंड प्लेसेंटा। यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल की प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे रिटेंड प्लेसेंटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता है तो उसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसे मैनुअल विधि द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, एपिजियोटोमी को निम्न के दौरान किया जाना चाहिए। एपिजियोटोमी जो है उसको किसके दौरान किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण के दौरान एपिजियोटोमी को किया जाना है चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 से 3.5 किलोग्राम नवजात शिशु का सामान्य वजन है। अगला है, एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है,
क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एम्नियोटिक द्रव के वाष्पीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है। इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले मुंह उसके बाद नाक का सक्शन किया जाता है। अगला है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वर्निक्स कैसोसा कहा जाता है। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को वर्निक्स कैसोसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है। जन्म के समय दिया जाने वाला कौन सा टीका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। यह तीनों टीका जो है जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है। अगला प्रश्न है, केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है, सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिनों में जन्म के समय के वजन को पार करता है। सिर्फ यह ऑप्शन हमारा इसको छोड़कर बाकी ये तीनों प्रतिदिन 6 से 8 बार मूत्र करता है, फीड के बाद 2-3 घंटे सोता है और वजन पर्याप्त रूप से बढ़ता है। यह तीनों ऑप्शन जो है यह स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन इससे किया जा सकता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए, सिवाय किसको छोड़कर? तो पहला है इसमें फेस मास्क का उपयुक्त आकार, पुनः स्फीति के लिए बैग, पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग, और फिर तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ है पर्याप्त दाब, और चौथा है सक्शन कैथेटर। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्शन कैथेटर को छोड़कर बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है फेस मास्क का उपयुक्त आकार, पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग और पर्याप्त दाब, यह तीनों जो है यह नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को सभी के लिए जांचना चाहिए, सिर्फ सक्शन कैथेटर को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण पर जन्म लेता है, तो उसे समय पूर्व नवजात कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को क्या कहा जाता है? नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को क्रिप्टोरचाइडिज्म कहा जाता है। क्रिप्टोरचाइडिज्म इसे कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या है। एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1000। 1000 पे 1 होगा, तो एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1:1000। अगला प्रश्न है, जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीएआर के लिए, एपीजीएआर मतलब अपगार, जन्म के 5 मिनट बाद अपगार के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है, स्कोर 8 इसमें आता है
यह क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई डिप्रेशन नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नवजात शिशु के जन्म के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं, सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवाय टेटनस को छोड़कर बाकी हाइपोग्लाइसीमिया, एस्फिक्सिया, इंट्रावेंटिकुलर रक्तस्राव, यह तीनों जो है नवजात शिशु के जीवन में पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण हैं, सिवाय टेटनस को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान न करें, सिवाय किसे छोड़कर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दस्त और बुखार जिसकी वजह से निर्जलीकरण है, इसे छोड़कर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, निद्राग्रस्त व्यक्ति और बेहोश हुआ व्यक्ति, सभी व्यक्ति को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान न करें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखेंगे, जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है, जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो सीपीआर प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक हाथ की तकनीक। जब 8 वर्ष का कोई लड़का है उसको सीपीआर प्रदान करने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे? तो एक हाथ की तकनीक अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पीड़ित के लिए सीपीआर प्रदान करने के लिए सफिशिएंट वेंटिलेशन का अनुपात कितना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30:2 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संकुचन। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को संकुचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में गुर्दे तक पहुंचाता है, वह कौन सा अंग है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रक्त। रक्त जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में से गुर्दे तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है? शरीर की सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है? मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे संवेदक अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाथ धोना। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है हाथ धोना। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेहोशी रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने की पद्धति है। बेहोशी रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने की पद्धति कौन सी है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्शन। बेहोश रोगी और उसके मुंह में बहुत स्राव हो रहा है तो उसको हम लोग सक्शन के द्वारा हटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्त विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय एक को छोड़कर। चित्त विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण है, कौन कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नींद में वृद्धि को छोड़कर
बाकी बढ़ी हुई हृदय गति, तेजी से सांस लेना, बेचैनी, यह तीनों जो है चित्त विकार ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण है, सिर्फ नींद में वृद्धि को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती है और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टीरिया। उसे क्या कहेंगे? हिस्टीरिया। एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती है और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है, उसे हिस्टीरिया कहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद जगहों के डर को निम्न कहा जाता है। बंद जगह के डर को क्या कहा जाता है? तो क्लस्टरोफोबिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बंद जगहों के डर को क्लस्टरोफोबिया कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हिस्टीरिया के संकेतों और लक्षणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसका उत्तर है कौन सा छोड़कर? तो ऑप्शन नंबर डी, उचित विचार और निर्णय लेना को छोड़कर बाकी चिंता, बेहोशी, जप्ती जैसी हलचल, यह तीनों लक्षण जो है यह हिस्टीरिया में शामिल है, सिर्फ उचित विचार और निर्णय लेना को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फुफ्फुसीय अंतःशल्यता। फुफ्फुसीय अंतःशल्यता की रोकथाम में प्रभावी दृष्टिकोण किसको रोकना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी नस घनास्थता। गहरी नस घनास्थता को रोकना है। फुफ्फुसीय अंतःशल्यता की रोकथाम में प्रभावी दृष्टिकोण गहरी नस घनास्थता को रोकना है, घनास्थता को रोकना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, किसी नर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? किसी नर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारी की अनिश्चितता का सिद्धांत। बीमारी की अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक निर्धारित अवधि के दौरान निश्चित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंसिडेंस कहा जाता है, घटना। एक निर्धारित अवधि के दौरान निश्चित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को घटना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक कठोर आवरण विकसित करता है और फिर एक बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीजांड। बीजांड जो है ये एक कठोर आवरण है जो विकसित करता है और फिर एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एचआईवी या एड्स की चिकित्सा के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? एचआईवी या एड्स की चिकित्सा के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ज़िडोवुडिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगी को छुट्टी दिए जाने के बाद किस आकलन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? रोगी को छुट्टी दिए जाने के बाद किस आकलन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पूर्व प्रभावी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलसिका एम्पुला में निषेचन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सीमावर्ती विकार। सीमावर्ती विकार बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले मरीज द्वारा विभक्तन को दर्शाता है। विभक्तन किसको दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसमें कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? तो पहला ही इसका उत्तर है, एक आदिम रक्षा तंत्र जिसमें रोगी वस्तुओं को सभी अच्छे या सभी बुरे के रूप में देखता है। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले मरीज द्वारा विभक्तन को एक आदमी रक्षा तंत्र जिसमें रोगी वस्तुओं को सभी अच्छे या सभी बुरे के रूप में देखता है, यही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष CSSM कार्यक्रम शुरू किया गया था?
कौन से वर्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति रूप से भावना। व्युत्पत्ति रूप से भावना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तेजित करना। व्युत्पत्ति रूप से भावना शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्भवती माँ द्वारा अनुभूत बच्चे। गर्भवती माँ द्वारा अनुभूत बच्चे के संचलन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विकनिंग कहते हैं। गर्भवती माँ द्वारा अनुभूत बच्चे के संचलन को क्विकनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोज्य। प्रयोज्य सिरिंज किसके द्वारा विसंक्रमित किए जाते हैं? प्रयोज्य सिरिंज किसके द्वारा विसंक्रमित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड द्वारा विसंक्रमित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीपीटी टीका किसके निवारण के लिए लगाया जाता है? डीपीटी टीका किसके निवारण के लिए लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रोहिणी, कुकर खांसी और टेटनस। ये तीनों के निवारण के लिए डीपीटी टीका लगाया जाता है। अगला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा संपन्न होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों द्वारा स्थानांतरण संपन्न होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के पास सारा नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। आगे देखेंगे कौन सा नर्व सेल इम्पल्सेस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेरिफेरी तक ले जाता है? कौन सा नर्व सेल इम्पल्सेस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेरिफेरी तक ले जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इफेरेंट न्यूरॉन। इफेरेंट न्यूरॉन जो है यह नर्व सेल जो है ये इम्पल्स को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेरिफेरी तक ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कशेरुका संधि शोथ नामक रोग किसको प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर को जीवित रहने के लिए प्रोटीन की अस्थायी पूर्ति की आवश्यकता है। पाचन तंत्र का प्रथम भाग जो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है वह क्या है? तो वह मुंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एबी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक रक्त स्वीकार करता है क्योंकि उनके रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एबी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक रक्त स्वीकार करता है क्योंकि उनके रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र को अनुमानित करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्म की उम्र को अनुमानित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बीसीजी टीका किसके निवारण के लिए लगाया जाता है? बीसीजी टीका टीबी के निवारण के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लार ग्रंथि जो लार स्रावित करती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी टाइलिन एंजाइम होता है। लार ग्रंथि जो लार स्रावित करती है उसमें टाइलिन एंजाइम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे पिरामिडेतर लक्षण के अनुशंसी प्रभाव क्या है?
पिरामिडेतर लक्षण के अनुशंसी प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनोविक्षिप्त रोधी दवाएं। मनोविक्षिप्त रोधी दवाएं इसके प्रभाव हैं। अगला है, आंखों में रेटिना किसके जैसा काम करता है? आंखों में रेटिना किसके जैसा काम करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैमरे में फिल्म के जैसा काम करता है। किसको छोड़कर बाकी मूत्रा अवरोधन का संभावित कारण होते हैं? किसको छोड़कर बाकी मूत्रा अवरोधन का संभावित कारण होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एबनिडोजोल जैसी अवधि को, एबनिडोजोल जैसी अवधि जो है इसको छोड़कर बाकी मूत्र मार्ग में अवरोध, शल्यक्रम और अभिघात, पेशियां मूत्राशय में घटाव व उद्दीपन, ये सभी मूत्र अवरोधन का संभावित कारण है। सिर्फ एबनिडोजोल जैसी अवधि को छोड़कर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सी होगा, डी नहीं होगा, सी है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनुष्यों में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? निम्न में से मनुष्यों में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिगर। लीवर जो है सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। अगला है, इनमें से शरीर में पाई जाने वाली 4 बेसिक प्रकार की ऊतक कौन है? इनमें से शरीर में पाई जाने वाली 4 बेसिक प्रकार की ऊतक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एवं नर्वस टिश्यू। यह तीनों है, यह चारों है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बिंबाणुगणन प्लेटलेट काउंट किसमें घटता है? प्लेटलेट काउंट जो है यह किसमें घटता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डेंगू में प्लेटलेट काउंट घटता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 के स्रोत हैं। विटामिन B12 के स्रोत कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी उत्पाद और खमीर अक्र जो है यह विटामिन B12 के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उन्मत्त रोगियों की परिचर्या। उन्मत्त रोगियों की परिचर्या के समय परिचारिका को यूनिट को किस प्रकार रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय, रोचक और उत्तेजक रखना चाहिए। उन्मत्त रोगियों की परिचर्या के समय परिचारिका को यूनिट को सक्रिय, रोचक और उत्तेजक रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य अस्थि किसका उत्कृष्ट स्रोत है? मत्स्य अस्थि किसका उत्कृष्ट स्रोत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, ड्रॉपलेट से बचने के लिए, ड्रॉपलेट से बचने के लिए रोगी से 3 फीट की दूरी पर सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। ड्रॉपलेट से बचने के लिए रोगी से 3 फीट की दूरी पर सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में टांग की हड्डियां क्या है? मानव शरीर में टांग की हड्डियां क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बहिर्जंघिका और अंतर्जंघिका। मानव शरीर में टांग की हड्डियां हैं बहिर्जंघिका और अंतर्जंघिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु, HIV वायरस मुक्त करने के लिए उपकरण को किसमें रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% ग्लूटरेल्डिहाइड विलयन में रखना चाहिए। HIV वायरस मुक्त करने के लिए उपकरण को 2% ग्लूटरेल्डिहाइड विलयन में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जीव रासायनिक घटकों के आकलन के लिए रक्त समूह को समुचित समय क्या है? समुचित समय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपवास के समय। सर्वाधिक जीव रासायनिक घटकों के आकलन के लिए रक्त संग्रह को समुचित कब किया जाता है? उपवास के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिडोंटल डिजीज, पेरिडोंटल डिजीज का प्रारंभिक रूप क्या है? परिदंत रोग का प्रारंभिक रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूड़ा शोथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आंतरिक बेचैनी के साथ पोस्चर या प्लेस में परिवर्तन लाना प्रबल अर्ज कहलाता है। एकेथीसिया का प्रबल अर्ज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक बेचैनी के साथ पोस्चर या प्लेस में परिवर्तन लाना एकेथीसिया अर्ज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस मार्ग में अंतरक्षेपण नहीं दिया जा सकता है? किस मार्ग में अंतरक्षेपण नहीं दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंतःस्थि। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि तक देखरेख में रहने वाले रोगियों में प्रायः कौन सा संक्रमण पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण। यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण जो होता है यूटीआई, यह लंबी अवधि तक देखरेख में रहने वाले रोगियों में प्रायः यूटीआई का संक्रमण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय सूजन के लिए सामान्य टर्म कौन सा है? हृदय सूजन के लिए सामान्य टर्म कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्डिटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट जो है उसको कार्डिटिस कहेंगे। हृदय सूजन के लिए सामान्य टर्म है कार्डिटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंत सर्जरी। आंत सर्जरी के पहले 55 वर्षीय रोगी को सफाई एनिमा दिया जाता है। दी जाने वाली अधिकतम मात्रा कितनी होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 750 से 1000 ml तक। आंत सर्जरी के पहले 55 वर्षीय रोगी को सफाई के लिए एनिमा दिया जाता है और दी जाने वाली अधिकतम मात्रा है 750 से 1000 ml तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।